हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ मजे में होंगे, एकदम मस्त होंगे और तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन की। इससे पहले मैंने आपको बताया था नियंत्रण एवं समन्वय के बारे में कि जीवों में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य दो तंत्र करते हैं। एक तो तंत्रिका तंत्र जो तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, और दूसरा अंतःस्रावी तंत्र जिससे स्रावित होने वाले हार्मोन हैं वो नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य करते हैं। और पेड़ पौधों में नियंत्रण समन्वय का कार्य कौन करता है? क्योंकि पेड़ पौधों में तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता, तो पेड़ पौधों में नियंत्रण समन्वय का कार्य हार्मोन के द्वारा किया जाता है। अब हम बात करने वाले हैं कि तंत्रिका कोशिका जो संदेशों का वाहक होती है, जो संदेशों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है, इसकी संरचना कैसे होती है और इसके जो भाग हैं उनके क्या क्या कार्य है। तो देखो दोस्तों, सबसे पहली बात तो इसकी परिभाषा। तंत्रिका तंत्र की जो मूलभूत संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है वो कहलाती है तंत्रिका कोशिका, यानी तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई। तो ये तो इसकी होगी परिभाषा कि तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई तंत्रिका कोशिका कहलाती है। अब बात करते हैं तंत्रिका कोशिका की संरचना की, जिससे पेपर में प्रश्न आता है, साथ में डायग्राम भी पूछता है। तो देखो दोस्तों, ये है तंत्रिका कोशिका का डायग्राम। इसमें सबसे पहले जो भाग होता है वो होता है तंत्रिका का केंद्रक। जो तंत्रिका के अंदर एक गोलीय संरचना पाई जाती है जिसको कहा जाता है तंत्रिका का केंद्रक। और दूसरा होता है कोशिका काय। तंत्रिका का जो केंद्रक होता है उसके चारों तरफ ये जो रिक्त स्थान जैसी संरचना पाई जा रही है इसको बोलते हैं कोशिका काय। और इस कोशिका काय से धागेनुमा संरचनाएं निकल रही है। देख लो, इस कोशिका काय से जो धागेनुमा संरचनाएं निकलती है इनको कहते हैं दुर्मिका या डेंड्रॉइड। और तंत्रिका का सबसे जो लंबा भाग होता है उसको बोलते हैं तंत्रिकाक्ष। क्या कहा जाता है? तंत्रिकाक्ष, या बोलते हैं एक्सोन। ये जो लंबा वाला भाग है इसको बोलते हैं तंत्रिकाक्ष। और ये जो भाग है इसको कहते हैं तंत्रिका कोशिका का अंतिम सिरा। ये तंत्रिका कोशिका का जो अंतिम सिरा है वो जो सिनेप्टिक बटन से बना जो बटन जैसी संरचना है इसको बोलते हैं तंत्रिका का अंतिम सिरा। अब देखो दोस्तों, तंत्रिका के द्वारा संदेशों का वहन या संदेशों को एक भाग से दूसरे भाग तक कैसे पहुंचाया जाता है। मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया था ग्राहियों के बारे में, यानी वातावरण से जो सूचनाओं को तंत्रिका कोशिका तक पहुंचाती है उसे कहते हैं ग्राही। और मैंने आपको 5 प्रकार की ग्राहियां बताई थी जो 5 प्रकार की ज्ञानेंद्रियों के अंदर पाई जाती है। तो देखो दोस्तों, जो ग्राही है वो सूचना देती है द्रुमिका को। किसको सूचना देती है? इन द्रुमिकाओं को, क्योंकि द्रुमिका ही ग्राही से जुड़ी होती है। और द्रुमिका काम करती है उपार्जन का, यानी ये संदेश को उपार्जित करती है। संदेश को उपार्जित कर इसका काम होता है संदेश को विद्युत आवेग के रूप में परिवर्तित करना। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है विद्युत आवेग। मैं आपको बताऊंगा कैसे, देखो आगे। विद्युत आवेग यानी ये संदेश को विद्युत आवेग के रूप में परिवर्तित कर देती है। और यहाँ से विद्युत आवेग कोशिका काय से होता हुआ तंत्रिका के सबसे लंबे भाग तंत्रिकाक्ष से जाता हुआ तंत्रिका के अंतिम सिरे तक पहुंच जाता है। कहने का मतलब ये जो संदेश था वो संदेश यहाँ पर पहुंच जाता है और यहाँ से जुड़ी होती है अन्य दूसरी तंत्रिका कोशिका। तो ध्यान रखना, तंत्रिका और कोशिकाओं का एक समूह होता है। तंत्रिका के बाद दूसरी तंत्रिका जुड़ी होती है, इसके बाद आगे वाली तीसरी तंत्रिका जुड़ी होती है। जैसा आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा कि तंत्रिकाएं किस प्रकार से एक दूसरे से जुड़ी हुई है। और जो दो तंत्रिकाएं आपस में जुड़ती है तो उनके बीच में रिक्त स्थान होता है जिन्हें कहा जाता है सिनेप्टिक दरार या सिनेप्स, और हिंदी में बोलते हैं अंतःग्रथन। चलो सबके एक बार
इन संरचनाओं की और इनके जो भाग हैं इनकी बात करते हैं और इनकी कार्य की बात करते हैं। तंत्रिका कोशिका के भाग और उनके कार्य। और तंत्रिका कोशिका के भाग में सबसे पहले मैंने आपको समझाया था डेंड्राइट्स द्रुमिका के बारे में। द्रुमिका क्या होती है? कोशिका काय से जो दागेनुमा संरचना निकलती है, जो दागेनुमा संरचना निकलती है, जो आपको डायग्राम में मैंने बताया था, जो दागेनुमा संरचना निकलती है उसे हम क्या बोलते हैं? द्रुमिका कहते हैं, यानी द्रुमिका कहलाती है। जो क्या करती है? संदेशों को उपार्जित करती है, जो संदेशों को ग्रहण करती है वही क्या होती है? द्रुमिका होती है। और द्रुमिका के बाद कौन होती है? कोशिका काय। और कोशिका काय क्या करती है? जो द्रुमिका ने प्राप्त की थी सूचनाओं को, उन सूचनाओं को विद्युत आवेग के रूप में आगे पहुंचाती है। और ये सूचनाएं कहां से पहुंचती है? तंत्रिकाक्ष के पास, जो सबसे लंबा भाग होता है, ध्यान रखना। तो तीसरा पार्ट हो गया तंत्रिकाक्ष। ये तंत्रिका का सबसे लंबा भाग है और ये सूचना के विद्युत आवेग को कोशिका काय से दूसरी तंत्रिका के या दूसरी तंत्रिका के द्रुमिका तक पहुंचाता है, या ऐसे बोल सकते हैं दूसरी तंत्रिका कोशिका तक पहुंचाता है। तो ध्यान रखना दोस्तों, यह तंत्रिका का सबसे लंबा भाग है और ये सूचना के विद्युत आवेग को कोशिका काय से दूसरी तंत्रिका की द्रुमिका तक पहुंचाती है। ये हमने बात कर ली तंत्रिका कोशिका के भाग और उनके कार्य। अब बात करते हैं जो मैंने आपको क्रिया समझाई थी डायग्राम में कि तंत्रिका कोशिका संदेशों का स्थानांतरण कैसे करती है। तो ये क्रिया मैंने यहाँ पर लिख की है, तो इसको मैं एक बार बता देता हूँ, आपको ध्यान से सुनना। मैंने आपको उस समय समझाया था कि जो तंत्रिका होती है उसमें द्रुमिका होती है, वो सबसे पहले संदेशों को उपार्जित करती है, ग्राहियों से ग्रहण करती है और वहां से वो क्या करती है? उन रासायनिक संकेतों को, उन सूचनाओं को विद्युत आवेग में कन्वर्ट कर देती है, विद्युत आवेग में परिवर्तित कर देती है, चेंज कर देती है। फिर वहां से जो विद्युत आवेग है वो कोशिका काय से होते हुए और तंत्रिकाक्ष से होते हुए तंत्रिका के अंतिम सिरे पर पहुंचते हैं। और तंत्रिका के अंतिम सिरे में क्या होता है? विद्युत आवेग को रासायनिक संकेतों में वापस बदला जाता है, क्योंकि उनको आगे दूसरी कोशिका तंत्रिका कोशिका में पहुंचाना है, तो उनको वापस किससे परिवर्तित करने पड़ेगा? रासायनिक संकेत में। तो वापस उनको रासायनिक संकेत में परिवर्तित कर दिया जाता है, दूसरी तंत्रिका में पहुंचा दिया जाता है। तो ये मैंने इसके लिए लिखा है कि जो स्टूडेंट नोट्स बना रहे हैं साथ साथ में, तो वो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें और इनको लिख लें। चलो अब आगे बात करते हैं। तंत्रिका द्वारा सूचनाओं का संचरण, यानी तंत्रिका किस प्रकार से सूचनाओं को आगे संचारित करती है, जो मैंने भी आपको बताया है उसको यहाँ पर लिखा है, जल्दी से पढ़ लेते हैं कि तंत्रिका सभी सूचनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाती है। सूचनाएं कहां तक पहुंचाती है? अपने ब्रेन तक पहुंचाती है, अपने मस्तिष्क तक पहुंचाती है। ये सूचनाएं द्रुमिका द्वारा उपार्जित की जाती है। सबसे पहले कौन उपार्जित करता है? द्रुमिका। और एक रासायनिक क्रिया द्वारा विद्युत आवेग में बदली जाती है। द्रुमिका में रासायनिक क्रिया होती है और इनको विद्युत आवेग में परिवर्तित कर दिया जाता है और यह आवेग द्रुमिका से कोशिका काय में जाता है। किसमें चलाता है? कोशिका काय में। और तंत्रिकाक्ष से होता हुआ इसके अंतिम सिरे, इसके यानी तंत्रिका कोशिका के अंतिम सिरे तक पहुंचाया जाता है। एक्सोन के अंतिम सिरे पर, यानी तंत्रिकाक्ष के अंतिम सिरे पर आवेग को रासायनिक संकेत में परिवर्तित किया जाता है। यानी मैंने आपको समझाया था इस संकेत को दूसरी तंत्रिका की द्रुमिका में पहुंचाना है, तो विद्युत आवेग के रूप में नहीं पहुंच सकता, तो इनको वापस किसमें परिवर्तित करना पड़ेगा? रासायनिक संकेत के रूप में, और आगे संचारित की जाते हैं। इस प्रकार सूचनाओं को स्थानांतरित किया जाता है। अंतर्ग्रथन स्नेप्स या स्नेप्टिक दरार की। अभी मैंने आपको बताया कि जो दो तंत्रिकाएं आपस में जुड़ती है, तो पहली तंत्रिका का जो अंतिम शिरा होता है, दूसरी तंत्रिका का जो द्रुमिका होता है, उन दोनों के बीच में कुछ स्थान होता है और उस स्थान को बोलते हैं स्नेप्स या स्नेप्टिक
दरार। तो किसी तंत्रिका के अंतिम सिरे व अगली तंत्रिका की द्रुमिका के मध्य जो रिक्त स्थान पाया जाता है उसे हम बोलते हैं स्नेप या स्नेप्टिक दरार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार एग्जाम में छपता है क्वेश्चन। तो स्नेप्टिक दरार क्या काम करती है, ये भी प्रश्न आता है। तो स्नेप्टिक दरार काम करती है विद्युत आवेग को रासायनिक संकेत में परिवर्तित करने का, तभी वो दूसरी तंत्रिका में पहुंच पाता है। तो ये इसका है कार्य। अब बात करते हैं, कोई भी क्रिया होती है या कोई उद्दीपन का मतलब जैसे हमें ऊष्मा हो गई या हम कार्य कर रहे हैं, उनके प्रति हमारी बॉडी कौन कौन सी क्रियाएं करती है। तो ये क्रियाएं हैं 3 प्रकार की, इन्हें बोलते हैं अनुक्रिया। ये अनुक्रियाएं 3 प्रकार की होती है। पहली होती है ऐच्छिक, दूसरी होती है अनैच्छिक और तीसरी होती है प्रतिवर्ती क्रियाएं। ऐच्छिक नाम से पता चलता है, जो क्रियाएं हम सोच समझ कर करते हैं, जानबूझकर करते हैं। जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, लिख रहा था कुछ देर पहले और आगे लिखूंगा भी, आप लिख रहे होंगे। तो ये सब क्रियाएं हैं, ये सब क्रियाएं हम जानबूझकर कर रहे हैं, क्योंकि आपको भी पता है पढ़ना है तो लिखना पड़ेगा, याद करना है तो बोलना पड़ेगा, उनको याद करना पड़ेगा, नंबर लाने हैं तो पढ़ना पड़ेगा, तो मुझे पढ़ाना है तो लिखना पड़ेगा। तो ये बात हम सोच समझ कर रहे हैं। तो ये सभी क्रियाएं क्या है, ऐच्छिक है। और ऐच्छिक क्रिया को हमेशा अग्र मस्तिष्क, जो अपने मस्तिष्क का पहला भाग है, अग्र मस्तिष्क होता है, फॉर ब्रेन होता है, उसके द्वारा ही नियंत्रित किया जाता है। ध्यान रखना, जो आगे वाला मस्तिष्क होता है वो ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। दूसरी बात आती है अनैच्छिक क्रियाएं। अनैच्छिक यानी जो हम जानबूझकर नहीं करते, अनजाने में जो क्रियाएं होती है, जैसे पलकों का झपकना, श्वसन दर, हम सांस ले रहे हैं, सोच समझकर सांस क्यों ना लेते हैं, रात में जब सोते होते हैं तब भी सांस दर चलती रहती है, हृदय का धड़कना। तो ये सब क्रियाएं हैं, ये सब क्या है, अनैच्छिक क्रियाएं हैं। और तीसरी क्रिया होती है प्रतिवर्ती क्रिया। प्रतिवर्ती क्रिया का मतलब होता है किसी उद्दीपन के प्रति अचानक हुई क्रिया, किसी उद्दीपन के प्रति अचानक हुई क्रिया जिसको मस्तिष्क नियंत्रित नहीं करता, मेरुरज्जु नियंत्रित करता है, उन्हें हम बोलते हैं प्रतिवर्ती क्रिया। इसको मैं आगे बताऊंगा अभी, लेकिन पहले हमें समझना है कि अनुक्रियाएं क्या होती है। तो किसी उद्दीपन के प्रति जो क्रिया है उसे हम बोलते हैं अनुक्रिया। और अनुक्रिया 3 प्रकार की होती है। पहली ऐच्छिक, तो जो क्रियाएं सोच समझकर व जानबूझकर की जाने वाली क्रिया क्या कहलाती है, ऐच्छिक क्रिया कहलाती है। और इन्हें कौन नियंत्रित करता है, ये इंपॉर्टेंट। ऐच्छिक क्रिया को कौन नियंत्रित करता है, अग्र मस्तिष्क। ऐच्छिक क्रिया को कौन नियंत्रित करता है, अग्र मस्तिष्क। और ऐच्छिक क्रिया कौन सी, से बोलना, लिखना, पढ़ना, चलना, खाना, पीना, ये सब क्या है, ऐच्छिक क्रियाएं हैं। अनैच्छिक क्रियाएं यानी ऐसी क्रियाएं जो सोच समझकर या जानबूझकर नहीं की जाती है, उन्हें हम बोलते हैं अनैच्छिक क्रियाएं। और इन्हें अनैच्छिक क्रियाओं को मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क, अपने मस्तिष्क के 3 प्रकार होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। तो जो मध्य और पश्च मस्तिष्क है वो दोनों मिलकर अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रण करते हैं। अनैच्छिक क्रियाओं के एग्जाम्पल जैसे श्वसन, दिल का धड़कना, पलकों का झपकना। हाँ, तो ये सब क्या है, अनैच्छिक क्रियाएं हैं। अब बात करते हैं प्रतिवर्ती क्रिया। प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है कि कोई भी उद्दीपन होता है उसके प्रति ऐसी अनुक्रिया होती है जिसमें मस्तिष्क का कोई रोल नहीं होता। कहने का मतलब, जैसे मान लो आपके कोई पैर में कांटा चुभ गया चलते चलते, तो आपका पैर उस कांटे के विपरीत क्रिया करेगा, तुरंत उठेगा। जैसे मान लो ये अगर मार्कर गर्म है और मुझे पता नहीं है मार्कर गर्म है, और ऐसे मैं इसको टच कर लेता हूँ, तुरंत मेरा हाथ ऊपर उठेगा। क्यों? क्योंकि इसके प्रति मतलब उल्टी क्रिया हो रही है। हाथ ऐसे गया था, वापस ऐसे आएगा, उल्टी दिशा से आएगा, इसीलिए इसको बोलते हैं प्रतिवर्ती क्रिया। तो प्रतिवर्ती क्रिया
ये मेरुरज्जु के द्वारा नियंत्रित होती है, मस्तिष्क के द्वारा नियंत्रित नहीं होती। मस्तिष्क में को सूचना बाद में मिलती है, जब क्रिया हो जाती है उसके बाद सूचना मिलती है कि हाँ भाई ऐसा काम हुआ है, पहले उसको पता नहीं रहता। तो ध्यान करना, किसी उद्दीपन के प्रति हुई अचानक क्रिया जो बिना मस्तिष्क के हस्तक्षेप के मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित की जाती है, यानी मस्तिष्क नहीं सोच सकता इसमें, इसलिए जो मेरुरज्जु होता है वो ही निर्णय लेता है और तुरंत वो उसके एंटी क्रिया करता है। फिर बेचारे मस्तिष्क को पता चलता है ऐसी घटना शरीर में घटी है। तो हमें बाद में पता चलता है कि ये वस्तु गर्म थी, पहले हमें पता नहीं होता। अगर पहले पता होता टच क्यों करते। हाँ, तो ध्यान रखना, जो प्रतिवर्ती क्रिया होती है उनको कौन नियंत्रित करता है, मेरुरज्जु। अब ऐसे एग्जाम्पल कौन से प्रतिवर्ती क्रिया के, तो खाना देखकर मुंह में पानी आ जाना, स्वादिष्ट अच्छा खाना देख लिया है, मुंह के अंदर लार आ जाएगी, पानी आ जाएगा, तो ये भी एक प्रतिवर्ती क्रिया है, क्योंकि सामने खाना रखा है तब आपको ये क्रिया हो रही है और लार कंट्रोल में नहीं होती है। ध्यान रखना, अगर लार कंट्रोल कर लेते हो तो इतने सारे आदमी के सामने लार को न टपकाते हैं, तो ये कंट्रोल नहीं होती है क्योंकि ये प्रतिवर्ती क्रिया है, इसमें मस्तिष्क का कोई रोल नहीं होता। लार टपकने के बाद मस्तिष्क को पता चलता है कि हाँ लार टपक गई। गर्म वस्तु को छूते ही हाथ का हटना, जैसे आप गर्म वस्तु को छूते हो हाथ हट जाता है। सुई चुभाने पर हाथ का हटना, अगर पीछे से अगर कोई आप सुई चुभाए तुरंत, या आपके हाथ पर सुई चुभाए तो आपका हाथ तुरंत दूर हट जाता है। तो ये सब प्रतिवर्ती क्रिया है, इन्हें मेरुरज्जु नियंत्रित करता है। सूचना होने के बाद, देखो घटना घट चुकी, सूचना घट चुकी, उसके बाद बेचारे मस्तिष्क तक ये सूचना, ये संकेत पहुंचते हैं। अब बात करते हैं कि इन प्रतिवर्ती क्रिया की आवश्यकता क्या है। नॉर्मल सी बात है, ध्यान से समझोगे, अगर सोचोगे थोड़ा सा तो अपने आप बता पाओगे। प्रतिवर्ती क्रियाओं की आवश्यकता क्या है। देखो बॉडी में अपने तीन चीज है, तंत्रिका रंध्र तीन चीज से मिलकर बना, एक तो मस्तिष्क, और मस्तिष्क के बाद आता है मेरुरज्जु, और मेरुरज्जु से बहुत सारी निकलती है तंत्रिका कोशिकाएं। तो अगर किसी सूचना का नतीजा जल्दी निकालना है कि हमें क्या काम करना है, तो ये पहले मेरुरज्जु को भेजेंगे, मेरुरज्जु से मस्तिष्क तक भेजेंगे तो टाइम लगेगा, तो सीधा ही निर्णय कौन ले लेता है, मेरुरज्जु ले लेता है, मस्तिष्क तक सूचना नहीं जाने देती। क्यों? क्योंकि इससे क्या हो जाएगा, टाइम कम लगेगा, और अगर टाइम कम लगेगा तो कोई भी ऐसी घटना हुई थी उससे हमारी बॉडी है वो सुरक्षित बच सकती है, क्योंकि जो प्रतिवर्ती क्रिया होती है वो अचानक होती है, इससे हमारी बॉडी को तुरंत बचना होता है। तो इसकी आवश्यकता क्यों है, कुछ परिस्थितियों में जैसे गर्म वस्तु छूने पर, पैनी वस्तु चुबाने पर आदि के प्रति हमें तुरंत क्रिया करनी होती है। अगर तुरंत क्रिया नहीं करेंगे तो ये हमारी बॉडी को क्या कर देगी, नुकसान पहुंचा देगी, नहीं हमारे शरीर को क्षति पहुंचे सकती है, वरना हमारे शरीर को क्या पहुंच सकती है, नुकसान पहुंच सकती है, क्षति पहुंच सकती है। प्रतिवर्ती क्रिया मस्तिष्क की जगह मेरुरज्जु द्वारा ही नियंत्रित होती है, जिससे ये काफी जल्दी संपन्न हो जाती है। इससे शरीर को हानि होने से बचाया जा सकता है। तो शरीर को बचाने के लिए प्रतिवर्ती क्रिया आवश्यक है। जो स्टूडेंट है नोट्स बना रहे हो स्क्रीनशॉट ले लो या साथ साथ लिखते रहो। अब आगे बात करते हैं प्रतिवर्ती चाप, यानी प्रतिवर्ती क्रिया जिस रास्ते से होती है, जिस पथ से होती है, उस पथ की बात करने वाले हैं। चलो आगे बात करते हैं प्रतिवर्ती चाप की। प्रतिवर्ती चाप क्या होता है कि प्रतिवर्ती क्रिया में जो विद्युत संकेत है जिस मार्ग के द्वारा, जिस रास्ते के द्वारा जाते हैं उसे हम बोलते हैं प्रतिवर्ती चाप। देखो डायग्राम से समझते हैं प्रत्येक चीज को। पहले तो इसकी परिभाषा, प्रतिवर्ती क्रिया के दौरान विद्युत आवेग जिस पथ पर चलते हैं इसे प्रतिवर्ती चाप कहते हैं, और पेपर में बार-बार प्रतिवर्ती चाप का चित्र आता है, तो इसको ध्यान से देखो समझो। जब हम प्रतिवर्ती क्रिया यानी कोई गर्म वस्तु छू ले, तो मान लो कोई पात्र है जो गर्म है, चाय का पात्र हो सकता है, किसी प्रकार का पात्र हो सकता है जो गर्म है,
और इसको हम छू रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको समझाया था, जब पहला वीडियो मैंने इस चैप्टर पर बनाया था तब समझाया था सूचना सबसे पहले किससे पहुंचती है, ग्राही के पास, और ग्राही किसमें होती है, ज्ञानेंद्रिय में। तो जो अपनी हाथ की त्वचा है, इस त्वचा के अंदर ग्राही है, स्पर्शग्राही, और ये स्पर्शग्राही से ये संदेश है अपनी हाथ की तंत्रिकाओं में जाएगा। किसमें जाएगा, तंत्रिकाओं में। और स्वेदी तंत्रिका कोशिका, ये है स्वेदी तंत्रिका कोशिका, और स्वेदी तंत्रिका कोशिका इस संदेश को मेरुरज्जु तक पहुंचाएगी। और ये जिस पथ से जा रही है, इस पथ को ही बोलते प्रतिवर्ती चाप है। ये यहां से संदेश को मेरुरज्जु तक पहुंचाएगी, और मेरुरज्जु में प्रतिवर्ती क्रिया के विपरीत अनुक्रिया होगी। जैसे हाथ टच हुआ था तो मेरुरज्जु बोलेगा हाथ को पीछे करना है, तो यहाँ से संदेश आता है, और इस संदेश को कौन पहुंचाती है, प्रेरक तंत्रिका कोशिका। प्रेरक तंत्रिका कोशिका जैसे ही मांसपेशियों के पास संदेश पहुंचाएगी तो अपनी पेशी कोशिकाओं में बहुत सारे हार्मोन होते हैं, और उन हार्मोन के कारण पेशी कोशिकाएं क्रिया करेगी, और क्रिया करके हाथ को पीछे की तरफ खींच लेगी। तो इस प्रकार से दोस्तों प्रतिवर्ती क्रिया होती है। जब ये क्रिया संपन्न हो जाती है तब यहाँ से मैसेज जाता है मस्तिष्क के पास। यहाँ से संदेश है मेरुरज्जु से मस्तिष्क के पास जाता है कि भाई ऐसे ऐसे क्रिया अपनी बॉडी के साथ हो चुकी है। तो ये मस्तिष्क को बाद में पता चलती है। तो आशा करता हूँ ये सब चीजें आपको एकदम आसानी से समझ में आ गई होगी। चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक मस्ती से पढ़ते रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और जो स्टूडेंट नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि अपना जो गोल है उस गोल को अचीव करके रहना दोस्तों। और गोल को अचीव करना है तो कड़ी संघर्ष और कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और वो आपको मिलेगी POS पावर ऑफ साइंस चैनल पर। और मेरे साथ जुड़े रहिए, जरूर आप मंजिल को पाओगे।